सर कुछ लड़के ग्रुप में ये कह रहे हैं कि उनका हुआवे फ़ोन है तो गूगल मीट नहीं कर सकते जो। नहीं, गूगल मीट तो चलता है सबके ऊपर। उनको सेपरेटली गूगल मीट डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। प्ले स्टोर सर पर ये जाकर पहले हवावे की वजह डाउनलोड से करें, नहीं। फिर सर चलेगा। हवावे हवावे का वो मेरा भी चाइना की कंपनी है ना, इस वजह से इशू आ रहे हैं। नहीं वो नहीं नहीं, वो इशू नहीं है। सर यही सीन है, बहुत मेरा से लड़कों फ़ोन का भी नहीं हो हवावे रहा। का ही है। वो लोग सैमसंग रखो भाई, वो, सैमसंग। नहीं, वो असल में उनको ना ज्वाइन करना पड़ेगा। जो उनकी स्टूडेंट्स आईडी है ना, उसके थ्रू ज्वाइन करना है। अगर वो मोबाइल के थ्रू कर रहे होंगे तो अपनी डायरेक्टली जीमेल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं। तो जीमेल के थ्रू वो ज्वाइन करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड होगी और मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, तब ज्वाइन होगा। वो एज अ आउटसाइडर ट्रीट होगा। वो एयर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं कह रहा, क्योंकि वो स्टूडेंट आईडी से ज्वाइन नहीं कर रहे। मेरे पास भी हुआवे का फ़ोन है। मैंने लैपटॉप पर भी ऑनलाइन हूँ और मैं मोबाइल से भी कनेक्टेड हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये यूनिवर्सिटी वालेकुम की सलाम। आईडी से नहीं हो रहा, ये दूसरी पर्सनल मेल से किया। मोबाइल से लॉगिन है आप? जी सर, मोबाइल से। मोबाइल पे अगर आपने, असल में इशू ये है ना कि अगर आपने मोबाइल से ज्वाइन करना है तो आपको जी सर। पहले मोबाइल में अपनी स्टूडेंट आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। जैसे आप प्ले स्टोर पर अपनी जीमेल की आईडी डालते हैं, उसमें आपको स्टूडेंट जी आईडी सर। डालनी पड़ेगी। जब आप वो ठीक है। इनपुट करेंगे तो जी आपका जी। एक वर्क अकाउंट का तौर पे वो आईडी ऐड हो जाएगी। आपका एक वर्क अकाउंट सेपरेटली एक बन जाएगा। उसका एक अलग से प्ले स्टोर आ जाएगा, अलग से जीमेल आ जाएगी। आप उस प्ले ठीक है स्टोर सर। से जाकर गूगल मीट डाउनलोड कर लें। फिर वो आपसे ठीक है गूगल सर। मीट ठीक है। डायरेक्टली आपकी स्टूडेंट आईडी पर चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। अभी आप लोग ज्वाइन कर लें, अपनी जीमेल आईडी के थ्रू ज्वाइन कर लें विशेष। वो मेरे पास रिक्वेस्ट आ ठीक जाती है। है। अब रिक्वेस्ट जी जो जी। गूगल मीट का लिंक है, कोई बंदा शेयर कर दे अपने ग्रुप में, ताकि वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करें। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी एज अ आउटसाइडर। मैं उसको एक्सेप्ट कर ठीक है दूंगा तो ज्वाइन हो जाएगा आपका। शेयर कर दिया सर, शेयर कर दी। सर, ये कर दिया अब्दुल्ला ने शेयर। ठीक है, बस उनको कहो डायरेक्टली उस पर क्लिक करें। मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी एज आउटसाइडर, मैं उसको अलाउ करूंगा तो वो ज्वाइन हो जाएगा। आपकी क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? सर 40 के राउंड अबाउट। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे एक क्वेश्चन था।
अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये लैब ऑन कैंपस नहीं हो सकती? नहीं, ऑन कैंपस फिलहाल नहीं है। जब आप कंप्यूटर में आएंगे तो फिर 1 वीक के लिए आपको ऑन कैंपस बुलाएंगे, तब आपने परफॉर्म करना होगा यूनिवर्सिटी आकर। मिड से पहले 1 वीक के लिए और फाइनल से पहले 1 वीक के लिए आपने तो यूनिवर्सिटी आना है। क्योंकि सर उस एक वीक में ही क्लियर होगा जो होगा, इस तरह तो सर सच में कुछ समझ नहीं आनी। पीछे की पिछले सेमेस्टर की लैब्स भी बस हवा में गई हैं। यार आप स्टार्ट तो होने दो यार। यार मैंने आपसे बात की है। अब ये लैब इसमें मुश्किल है नहीं, वो आसान सी लैब है। और 1 हफ्ते के लिए मीन्स कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स भी देख लेंगे सही तरीके से, तो जब आप ऑन कैंपस आके 1 हफ्ते के लिए जब इसके ऊपर काम भी करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा, आप लोगों के लिए बहुत आसान होगी। अच्छा सर, आप इसके मोटी मोटी रिकॉर्डेड चीज़ें, कोई डेरिवेशंस नहीं है कोई। जी जी। सर आप रिकॉर्डेड लाजमी अपलोड कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी आवाज़ भी कट रही है, तो लाइव नहीं उस तरह से चीज़ क्लियर होती। हाँ नहीं, रिकॉर्डेड मैं अपलोड करूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू। रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। सर अटेंडेंस किस जगह पर होगी? अटेंडेंस में मार्क कर लूँगा रिकॉर्डिंग देखकर, उसकी टेंशन ना लें। ठीक है। बस सबको कहें ज्वाइन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही।
सर जी सर अभी खामोश वालेकुम सलाम। सर आपकी सर आवाज़ मेरे नहीं आ ख्याल रही। में और लोगों में नहीं आ रहा। कोई एक बंदा मुझे बता दे, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी क्लियर? स्टार्ट करें? यस सर। जी सर अब आपकी आवाज़ क्लियरली आई है, आप करें स्टार्ट। अच्छा, हमारी जो हाई वोल्टेज की लैब है ये बेसिकली एक टेस्टिंग लैब है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट परफॉर्म करेंगे और इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करेंगे। मिसाल के तौर पे ट्रांसफार्मर है, केबल्स हैं, इंसुलेशन टेस्टिंग हमने करनी है, ऑयल की टेस्टिंग करनी है, तो हम अपनी लैब में यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। इस लैब का मेन मकसद ही यही है कि हमने यहाँ पर डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट्स की टेस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जो लैब में हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, उसकी इनपुट हम कंट्रोल करते हैं। हमारे पास एक कंट्रोल पैनल है, उस कंट्रोल पैनल के अंदर एक छोटा ऑटो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू वेरिएबल वोल्टेज हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को देते हैं, तो वो आउटपुट पे हमें वेरिएबल हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है। जो उसकी रेटेड वोल्टेज है आउटपुट की वो 100 किलो वोल्ट है और इनपुट पे 220 वोल्ट इनपुट है। इनपुट पे हम 440 भी दे सकते हैं। इनपुट पे दो वाइंडिंग्स हैं, हम पे सीरीज़ में ज्वाइन करके 440 भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि फेस टू फेस वोल्टेज भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो कंपोनेंट्स हैं उसमें डायोड्स हैं हमारे पास। डायोड्स हम यूज़ करेंगे रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करें। जी बोलें। सर जो ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन कही है दोबारा रिपीट कर दें एक बार। ट्रांसफार्मर की जो आउटपुट रेटेड वोल्टेज है सेकेंडरी साइड की वो 100 किलो वोल्ट है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इनपुट 220 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो 100 किलो वोल्ट जनरेट होकर आ जाएंगे। और ये वेरिएबल है, वेरिएबल इनपुट देंगे तो वेरिएबल आउटपुट हमें मिलेगी। ये सब कुछ कंट्रोल इसका हमारे कंट्रोल पैनल के ऊपर होता है। अच्छा, बाकी कंपोनेंट्स में रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, डायोड्स हैं, स्पेयर्स हैं। स्पेयर्स हम यूज़ करते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज मेजर करने के लिए। वो उसकी तरफ जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। और इसके अलावा हमारे पास जो पैनल के ऊपर मीटर्स लगे हुए हैं उसमें वो फ्रीक्वेंसी भी मेजर करके बता रहा है, वोल्टेज और इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। एसी के केस में भी और डीसी के केस में भी, दोनों में डिफरेंट मीटर्स दिए हुए हैं। सेफ्टी इसके अंदर मौजूद है काफ़ी ज़्यादा। जो इसके इक्विपमेंट के अराउंड केज है, केज प्रोटेक्शन के लिए है। आपने एक स्टैंडर्ड रूल है कि फॉर एवरी 100 किलो वोल्ट 50 सेंटीमीटर्स की स्पेसिंग आपने रखनी है बिटवीन इक्विपमेंट्स एंड जो बंदा काम कर रहा है, जो ऑपरेट कर रहा है उसके बीच में। मींस कि अगर आप पैनल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो आपके और ट्रांसफार्मर या बाकी इक्विपमेंट के बीच में कम से कम 50 सेंटीमीटर्स का फासला होना चाहिए फॉर 100 किलो वोल्ट। अगर 200 किलो वोल्ट पे काम कर रहे हैं तो वो 100 सेंटीमीटर्स का कम से कम फासला होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो जितना मर्जी ले जाएं, लेकिन कम से कम 50 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी ग्राउंडिंग है, और अर्थिंग या ग्राउंडिंग है, जो भी कह लें इसको। आप जब भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले आपने अर्थिंग पिट की रेजिस्टेंस चेक करनी है कि वो अर्थ रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है। जो स्टैंडर्ड रूल है कि आपका जो नॉर्मल जो छोटे लेवल के आपके इन्वर्टर्स होते हैं, जैसे सोलर का सिस्टम आपने लगाया है, तो सोलर सिस्टम के साथ स्टैंडर्ड रूल ये है कि आपका जो अर्थिंग पिट है उसकी रेजिस्टेंस 5 ओम्स तक मैक्सिमम होनी चाहिए। इससे 5 ओम से लेस होनी चाहिए। इससे ऊपर हो जाए तो उसका मतलब है कि वो इक्विपमेंट सेफ़ नहीं है यूज़ के लिए। इस तरह जो छोटे सब स्टेशंस होते हैं उनके लिए 1 ओहम की लिमिट है, और बहुत जो बड़े ग्रिड स्टेशंस होते हैं प्रॉपर, उनके लिए 0.5 ओहम्स की लिमिट है।
ये वोल्टेज लेवल्स पे डिपेंड करता है कि आप कितने वोल्टेज लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उस लेवल के हिसाब से आपको अर्थिंग की रेजिस्टेंस मेजर करनी पड़ती है। अगर वो रेजिस्टेंस नहीं आ रही तो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते। आप पहले रेजिस्टेंस को ठीक करेंगे, उसके बाद अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब रेजिस्टेंस को ठीक कैसे करते हैं, जो पहले तो अर्थिंग पेड बनती कैसे है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी जब मैं आपको साथ रेजिस्टेंस मेजर करने का तरीका भी और साथ में उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो भी शेयर कर दूंगा वीडियो लेक्चर में, जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ये तो हमारा इंटरेक्टिव सेशन है, स्टार्ट इंट्रोडक्शन है सिर्फ। होता ये है कि हमने एक कॉपर का रॉड लेना है और कॉपर का रॉड ज़मीन में बोरिंग करवा कर ज़मीन में इंसर्ट कर देना है। उसके साथ नीचे चारकोल, कंक्रीट, सैंड वो भी मिक्स करके डाली जाती है। और वो कॉपर का रॉड बिल्कुल नीचे ज़मीन के अंदर तक जाता है, जहाँ पे बोरिंग करके पानी निकल आए जहाँ तक, वहाँ तक कॉपर का रॉड डाला जाता है। मीन्स के इस्लामाबाद का देखा जाए तो 150 फुट से लेके 180 फुट के दरमियान कहीं भी पानी आ जाता है तो हमने वहाँ तक पानी तक पहुँचाना है। और उसके साथ कनेक्शन कॉपर की स्ट्रिप लगाकर हमने अपने इक्विपमेंट के अर्थिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देनी है। उसकी रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए स्पेशल मीटर आता है जिसको हम मैगर कहते हैं, जो मैंने अभी स्क्रीन शेयर की हुई है, उसी की डायग्राम है। मैगर के थ्रू हम रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, बहुत आसान है उसके थ्रू रेजिस्टेंस, जिस सिंपल जिस तरह हम नॉर्मल रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तकरीबन वैसा ही है, बस थोड़ी फ्रीक्वेंसी हाई पे काम करता है ये। वो भी मैं आपको रिकॉर्ड करके उसका भी तरीक़ेकार समझा दूँगा। बाकी ये है कि इस लैब में सेफ्टी की प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा हैं। आपने अगर अंदर जाकर काम करना है, सबसे पहले आपने एक एक इक्विपमेंट को डिस्चार्ज करना है। मींस के जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो इक्विपमेंट के अंदर चार्ज स्टोर होगा, ख़ास तौर पे कैपेसिटर्स में। तो वो इतना ज़्यादा होगा कि आप उसको टच करेंगे तो आप वहीं जल के मर जाएंगे उसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है। आपने पहले उसको डिस्चार्ज करना है, उसके बाद उसके करीब जाना है। तो उसके मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं अर्थिंग रॉड। अर्थिंग रॉड का क्या काम है, एक रॉड है जिसकी एंड पर एक कॉपर की स्ट्रिप लगी हुई है, कॉपर की वायर लगी हुई है जो कि अर्थिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड होती है। तो अब आप सिंपली जाके उस रॉड को टच कर देते हो अपने कैपेसिटर के साथ, ट्रांसफार्मर्स के साथ, या बाकी जो इक्विपमेंट है एक एक इक्विपमेंट को टच कर लेते हैं ताकि जो भी चार्ज उसके ऊपर स्टोर है वो अर्थिंग पॉइंट के थ्रू ग्राउंड हो जाए, वो डिस्चार्ज हो जाए वो इक्विपमेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जो भी चार्ज स्टोर है आप जाएंगे तो सारे का सारा चार्ज, सारे का सारा जो करंट है वो आपकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा। और ये हम हाई वोल्टेजेस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात नहीं कर रहे कि जब तक हाथ नहीं लगाएंगे करंट नहीं लगेगा। अगर आपने जो 50 सेंटीमीटर्स की जो लिमिट बताई गई है, अगर आपने वो लिमिट क्रॉस कर ली तो ये बगैर हाथ लगाए भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि एयर में आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो दूर से ही बिजली स्पार्क, फ्लैश ओवर इसको कहते हैं, फ्लैश ओवर हो जाता है, एयर में ब्रेक डाउन हो जाता है और दूर से ही वो बिजली आपको पकड़ लेगी, जिस तरह की आसमानी बिजली करती है। जब पहले वोल्टेज आयनाइजेशन होती जाएगी वोल्टेजेस डेवलप होते रहते हैं और एक पॉइंट इतना आता है कि आयनाइजेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक शॉर्ट सर्किट का पाथ मिल जाता है बिजली को, जिसको हम कहते हैं कि बिजली गिरी है। वो होता यही है कि एयर में आयनाइजेशन होने की वजह से एक करंट पाथ मिल जाता है हमको। तो यहाँ पर भी वही फिनोमेना होता है। तो जब भी ऑपरेट हो रहा हो इक्विपमेंट तो आपने अंदर नहीं जा सकते आप। और दूसरा ये है कि अगर अंदर जाके कुछ इक्विपमेंट सेटअप करना है या कुछ चेंजेस करनी है तो अर्थिंग रॉड के थ्रू पहले हर चीज़ को डिस्चार्ज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। अच्छा, करनी है मैगर, हमारे पास जो मीटर अवेलेबल है वो ये वाला है, इसका मॉडल है DET3TC। इसके मुख्तलिफ मॉडल हैं, 4-5 मॉडल हैं हमारे पास, ये सिम अवेलेबल है। ये नॉर्मल मतलब ना इतना एडवांस है ना इतना गया गुजरा, मतलब अच्छा मॉडल है ये। इसके ऊपर एक LCD पैनल आपको नज़र आएगा, एक टेस्ट का बटन नज़र आएगा, वोल्टेज लेवल सिलेक्शन का बटन नज़र आएगा, 2P 3P पॉइंट सिलेक्शन के बटन नज़र आएगा आपको। तो अब इसको कैसे यूज़ करना है डिटेल में तो मैं आपको बता दूंगा बाद में। बस ये है कि जब भी इसके साथ हमने मेजरमेंट लेनी है तो इन्होंने यहाँ पे इसकी मैनुअल में इसकी डायग्राम दी हुई है। 3 पॉइंट्स होते हैं इसके, तो हम 3P सिलेक्शन करते हैं। एक जो ग्रीन वाला पॉइंट है ये हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड है, जो हमने अर्थिंग पिट बनाई हुई है, यहाँ से वायर निकाल कर आपने उस अर्थिंग पिट को लगानी है। फिर हमारे पास एक पोटेंशियल स्टैक या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड कह लें इसको, दूसरा करंट स्टैक या करंट इलेक्ट्रोड कह लें इसको।
ये दो हमारे पास प्रॉब्स होती हैं जो हमने अपने अर्थ इलेक्ट्रोड के दोनों लेफ़्ट राइट दोनों साइड्स पर सॉइल में इंसर्ट करने होते हैं। ये इंसर्ट करने के बाद आप सिंपली टेस्ट का वोल्टेज लेवल सेलेक्ट करेंगे। आपने 25 वोल्ट पे टेस्ट करना है या 50 वोल्ट पे टेस्ट करना है। वो करने के बाद आप टेस्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपको थोड़ी देर में रेजिस्टेंस मुहैया करके दिखा देगा 5-10 सेकंड के अंदर। इसकी जो डायग्राम है वायरिंग की, मैं आपको एक दफ़ा वो दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर इसका मैनुअल है। ये मैनुअल मैं अपलोड कर दूंगा। अभी मैंने GCR पे कुछ भी अपलोड नहीं किया क्योंकि लैब का जो एक्सपेरिमेंटल मैनुअल अभी तक बना ही नहीं है। मैं उस पर भी वर्किंग कर रहा हूँ। और ये मैगर का मैनुअल है जो मैगर मीटर के साथ आता है। आप लोगों को कुछ समझ आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? जी जी सर, बिल्कुल आ रही सर। यस सर। अच्छा, मैं भी आपके साथ मैगर मीटर की जो वायरिंग है वो डायग्राम शेयर करता हूँ, फिर मैं आपको मैगर मीटर फिजिकली दिखा भी देता हूँ कैमरा ऑन करके। तो पहले ये देख लें। ये जो डायग्राम शो की हुई है ये 3 पॉइंट मैगर की शो की हुई है। हमारे पास 3 पॉइंट मैगर है। तो एक ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो आपके पास, उसने क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट। मीन्स कि जो आपकी अर्थिंग पिट है, आपका ग्रीन पॉइंट वहाँ कनेक्ट होगा। अर्थिंग पिट जहाँ पे जिसके साथ आपका इक्विपमेंट कनेक्टेड है। फिर आपके पास येलो ये वोल्टेज का इलेक्ट्रोड है और रेड वाला करंट का इलेक्ट्रोड है। ठीक है। ये करता ये है कि मीटर के आपके वो ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इन पे सिग्नल्स जनरेट करेगा। 128 हर्ट्ज का सिग्नल जनरेट करेगा। डीसी पल्सेटिंग डीसी होगी। 128 हर्ट्ज की सिग्नल सेंड करेगा और दूसरे इलेक्ट्रोड से मेजर करेगा। ठीक है। और दरमियान में जो उसको रेजिस्टेंस मिलेगी, जो करंट सेंड हो रहा है वोल्टेज ड्रॉप होने के बाद मेजर होगी, वो पूरा प्रोसेस करने के बाद रेजिस्टेंस मेजर कर लेगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में। और ये हमारे पास 3 पॉइंट मीटर है। इसी तरह इसमें 2 पॉइंट पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन 2 पॉइंट पे हम करेंगे नहीं क्योंकि हमारे पास सिस्टम 3 पॉइंट वाला है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो और देखने वाली है, जो यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रोड अंडर टेस्ट। जब भी आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी होती है अर्थिंग पिट की, तो करना ये है कि आपने अपने जो सिस्टम है, जो ट्रांसफार्मर या बाकी इक्विपमेंट है, उस पूरे सिस्टम को अपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड से सेपरेट करना है। ये आपकी कॉपर की स्ट्रिप के थ्रू पिट के साथ कनेक्टेड होगा। आपने जाकर कॉपर की स्ट्रिप अपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड से अलहदा कर देनी है और उसके बाद मेजरमेंट्स लेनी है। वरना ये होगा कि आप जब इसकी मेजरमेंट्स लेंगे तो वो रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम की जो रेजिस्टेंस कुछ होगी वो आपको मेजर करके दिखा देगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो सॉइल की जो रेजिस्टेंस है वो तो शो होगी आपको, लेकिन प्लस उसमें ऐड अप होकर आपकी जो वायर की रेजिस्टेंस है, जो कनेक्शन के लिए आप वायर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्रीन येलो और रेड वायर यहाँ शो की हुई हैं, तो इनकी भी एक कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। तो आपको टोटल रेजिस्टेंस में वायर की रेजिस्टेंस प्लस जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड है उसकी रेजिस्टेंस दोनों ऐड अप होकर मिलेंगी। तो पहले आपने क्या करना है, एक तो अर्थिंग इलेक्ट्रोड को बाकी सिस्टम से सेपरेट कर देना है, और दूसरा आपने क्या करना है कि जो वायर की रेजिस्टेंस है उसको पहले से मेजर करके रखना है। आपकी जो भी टोटल रेजिस्टेंस आएगी उसमें से वायर की रेजिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो अपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बाहर BBL ऑन के साथ तो ये दो हमारे पास यहाँ पे अर्थिंग पिट्स बनी हुई हैं और ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर आपको एक पिट से आपको रेजिस्टेंस एक्यूरेट नहीं मिल रही तो आप क्या करते हैं कि कुछ फासले पर कम से कम 10 फुट के फासले पर दूसरी एक और अर्थिंग पिट बनाते हैं और उन दोनों को ऊपर से कॉमन कर देते हैं। उससे ये होता है कि आपकी रेजिस्टेंस जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ज़्यादा कम हो जाती है। और वैसे भी ये रिडंडेंसी के लिए कम से कम आपके पास 2 अर्थिंग पिट्स होनी चाहिए जब भी आप कोई बड़ा सिस्टम लगा रहे हैं। तो चाहे वो सोलर के लिए लगा रहे हैं, चाहे आप अपने गेट स्टेशन के लिए लगा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी लगा रहे हैं, आपके पास कम से कम 2 पिट्स होनी चाहिए। क्योंकि ये रेजिस्टेंस ऊपर नीचे होती रहती है। 2 पिट्स होंगी तो पैरेलल कम्बिनेशन होने की वजह से रेजिस्टेंस थोड़ी सी कम हो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। बाकी आप जितना बड़ा सिस्टम लगाएंगे आपको कॉपर का इलेक्ट्रोड उतनी गहराई तक
डालना पड़ेगा। अगर आप सोलर के लिए बना रहे हैं तो अक्सर ऐसे होता है कि 5 किलोवाट टू 10 किलोवाट अगर आपका सिस्टम है तो उसके लिए जो अर्थिंग बनाई जाती है वो कॉपर का इलेक्ट्रोड 5 से 10 फुट तक उसको ज़मीन में डालते हैं, उससे ज़्यादा नहीं डालता। लेकिन अगर आप कोई ग्रिड स्टेशन पे काम कर रहे हैं या जैसे हमारे पास ये लैब है, ये काफ़ी हाई वोल्टेजेस हैं, तो इसमें फिर हम पूरा इलेक्ट्रोड वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक ज़मीन में पानी नहीं निकल आता। मीन्स की बोरिंग फुल बोरिंग करते हैं नीचे से। सर ये टेक्निक नहीं समझ आ रही, रेजिस्टेंस मेजर किस तरह हो रही है? ये टेक्निक मैं आपको पूरी वीडियो लेक्चर में डिटेल से समझा दूंगा, उसकी आप टेंशन ना लें। होता यही है, बेसिक इसका प्रिंसिपल यही है कि वोल्टेज, और ये एक सिग्नल जनरेट करेगा 128 हर्ट्ज का, ठीक है। ये पल्सेटिंग डीसी सिग्नल होगा, स्क्वायर वेव होगी। एक साइड से सिग्नल सेंड करेगा, दूसरी साइड से सिग्नल रिसीव होगा और उसको करंट उससे मेजर करेगा, उसकी वोल्टेज जो रिसीव्ड सिग्नल है उसकी वोल्टेज और करंट मेजर करेगा। और फिर वो चेक करेगा कि इन दोनों के दरम्यान डिवाइड करके जो रेजिस्टेंस शो हो रही है वो रेजिस्टेंस आपको बता देगा, डिस्प्ले में लेगा। इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये मैनुअल भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज की जो लैब है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की, ताकि आपको तो पता चल जाएगा हमने नेक्स्ट वीक से काम क्या करना है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मैं आपको मेगर मीटर दिखा भी देता हूँ। अच्छा, ये मेगर मीटर आपको कैमरा नजर आ रहा है मेरा? हाँ जी हाँ। जी सर अच्छा, बिल्कुल। ये फिजिकली मेगर मीटर इस तरह से होता है, ठीक है। आपके सामने एक डिस्प्ले पैनल है, वोल्टेज सिलेक्शन है, टेस्ट का बटन है, और 2 पॉइंट और 3 पॉइंट सिलेक्शन है। जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपने यहाँ से सिलेक्शन कर लेनी है। और इसकी बैक साइड पे देखेंगे तो इसके 3 कनेक्शन के पॉइंट दिए हुए हैं, ग्रीन, येलो और रेड। तो ग्रीन वाला जो पॉइंट है वो आपके अर्थिंग इलेक्ट्रोड को कनेक्ट हो जाता है, और जो रेड और येलो वाले पॉइंट्स हैं ये आपके सॉइल में कनेक्ट होते हैं। आपने अब डिस्टेंस कितना रखना होता है, जो मैनुअल में लिखा हुआ है, मैनुअल के मुताबिक जो येलो वाला पॉइंट है ये आपने कम से कम 10 फुट के फासले पर रखना है अपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड से, ठीक है। और जो रेड वाला पॉइंट है, जो पोटेंशियल प्रोब है या पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है या पोटेंशियल स्टैक भी कहते हैं उसको, तो इसको आपने उस 10 फीट के मतलब 0 से लेकर 10 फीट के बीच में डिफरेंट जगह पे लगा के डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है। और फिर आपने चेक करना है कि इसकी ग्राफ में जहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन आपको नजर आएगी वो एक्यूरेट रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आपने जो येलो वाली प्रोब है उसको लगाया 10 फीट पे, तो रेड वाली प्रोब को आप उसके 10 फीट से यानी कि जितने भी डिस्टेंस पे आप लगा रहे हैं मैक्सिमम 10 फीट पे लगा लेते हैं। तो आपने जितने भी डिस्टेंस पे लगाया उसके 0.67% जितना भी उसका फीट बनता है, मिसाल के तौर पे 10 पे लगाया तो आप 6.7 फीट पे रेड वाली प्रॉप लगा लेंगे और रेजिस्टेंस की मेजरमेंट ले लेंगे। उससे ये होगा कि आपको वही एवरेज वाली रीडिंग आपको मिल जाएगी और वो एक्यूरेट रीडिंग होगी, ठीक है। इसके साथ जो वायर्स आती हैं ये ग्रीन वायर है, इसी तरह रेड वायर भी है और इसी तरह ये आपके पास येलो वायर भी है, ठीक है। तो जब भी आपने मेजरमेंट लेनी होगी तो पहले आप इसकी सिलेक्शन कर लेंगे 2 पॉइंट या 3 पॉइंट। हम 3 पॉइंट पे काम कर रहे हैं तो 3 पॉइंट पर रखेंगे। वो डिस्प्ले में आपके पास सिर्फ और सिर्फ वो आपको एक वोल्टेज दिखाएगा और रेजिस्टेंस दिखाएगा। जब आप मेजर करेंगे वोल्टेज का बटन दबाएंगे तो आपके पास वोल्टेज की सिलेक्शन है। अब इससे होगा क्या कि जहाँ पर आपके पास ड्राई कंडीशंस होती हैं, मिसाल के तौर पे जैसे हमारे यहाँ पर ड्राई कंडीशंस हैं, वहाँ पर हम वोल्टेज को हाई रख लेते हैं। और जहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी वेट कंडीशन होती है, फॉर एग्जांपल सॉइल हमारी वेट है, ऐसी जगह जहाँ पर पानी का फ्लो ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल खेत वगैरह हैं आगे पीछे, तो वहाँ पे ज़मीन में नमी ज़्यादा होगी, तो उन जगहों पर हम इसको 25 वोल्ट पर रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे वो 50 वोल्ट पर करेंगे। इससे इतनी रेजिस्टेंस जो मेजर होगी वो एक जैसी ही होगी। बेशक आप ड्राई सोल पर भी 25 वोल्ट भी कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही मेजर करके दिखा देगा, इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा।
लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है कि आप ड्राई सॉइल पे ज़्यादा वोल्टेज कर लें और जो वेट सॉइल है उस पर आप कम वोल्टेज कर लें। अच्छा, इसके साथ इन्होंने यहाँ डायग्राम्स भी दी हुई हैं कि अगर आपने 2 पॉइंट यूज़ करना है, 3 पॉइंट यूज़ करना है, और साथ में मॉडल नंबर्स भी दिए हुए हैं। हर मॉडल 2 पॉइंट 3 पॉइंट सपोर्ट नहीं करता, डिफरेंट मॉडल्स हैं, उनके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं। अब जैसे हमारे पास जो मॉडल है, आपने इसकी मैंने आपको बताया कि जब भी आपने मेजरमेंट लेनी है तो अपने सिस्टम को आपने पूरे अर्थिंग इलेक्ट्रोड को अपने पूरे सिस्टम से अलग कर लेना है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जब आप पल्सेस सेंड करेंगे तो पूरे सिस्टम को सेंड हो जाएंगी पल्सेस, क्योंकि सब कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो कुछ मीटर्स यहाँ पर होते हैं, जैसे अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसके साथ एक करंट का क्लैंप भी मिलता है, करंट मीटर्स भी मिलते हैं उनके साथ। हमारे वाले मीटर में करंट मीटर्स के ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो वो करंट मीटर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी का करंट मेजर करता है जिसकी आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है। जिस इलेक्ट्रोड की हमने रेजिस्टेंस मेजर करनी है, सिर्फ और सिर्फ उसी का करंट मेजर करके आपको देगा। तो ये हमारे पास वो वाली ऑप्शन नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे कि हम अपने अर्थिंग इलेक्ट्रोड को अलग कर लेंगे बाकी सिस्टम से। इसके अलावा जो सॉइल में आपने इलेक्ट्रोड इंसर्ट करने हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इनके साथ आपने लीड्स कनेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इस तरह कनेक्ट करके हम इनको सॉइल में इंसर्ट कर देते हैं। ये दो आते हैं, एक रेड लीड के लिए और एक येलो लीड के लिए। और जो ग्रीन वाला है वो तो डायरेक्टली आपके अर्थिंग जो पिट है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। जो आपकी जो कॉपर की स्ट्रिप जो ज़मीन के अंदर जा रही है वो डायरेक्टली वहाँ कनेक्ट हो जाएगा। इनको कहते हैं पोटेंशियल स्टैक और करंट स्टैक। बाकी मैं पैनल आपको दिखा देता हूँ। साथ साथ चल रहे हैं ना, समझ आ रही है चीज़ों की? यस सर, आ रही है सर। अच्छा, ये आपका कंट्रोल पैनल है। लैब में तो आप चक्कर लगाते ही रहते हैं, आपको देखा तो होगा आपने। इसमें सबसे पहले तो आपके पास ये सेफ्टी स्विच है, ठीक है। इमरजेंसी स्विच भी इसको कहते हैं। अगर ये आपने ऑफ कर दी है तो बिल्कुल पूरा सिस्टम आपका शट डाउन हो जाएगा, कुछ भी काम नहीं होगा। ऑन करने के लिए आपके पास की स्विच है, और वोल्टेज अप और वोल्टेज डाउन, ये दोनों बटन ये वोल्टेज रेगुलेटर के बटन हैं। इनके थ्रू आप वेरिएबल एसी वोल्टेज सप्लाई करेंगे और वो आपको आउटपुट पे किलो वोल्ट्स में जनरेट करके दे देगा। लोअर लिमिट अपर लिमिट ये दोनों लिमिट्स दी हुई हैं। जो आपकी मींस के जो भी आप इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, लोअर लिमिट का मुराद ये कि मिनिमम वोल्टेज, अपर लिमिट का मतलब कि मैक्सिमम। रीसेट का बटन है, रीसेट अगर आपके पास कोई फॉल्ट की कंडीशन आ जाती है तो आप इसको यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। पावर ऑन ऑफ के बटन हैं। चार्जिंग, इस चार्जिंग पे बाद में जब हम इसकी लैब करेंगे फिर करेंगे। ट्रिगर भी, ये इम्पल्स जनरेशन का जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें आपके पास यूज़ होते हैं। ग्राउंडिंग, एक तो तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी आपने सेटअप कर लिया है या कुछ चेंजिंग करनी है अंदर जाके या सेटअप दोबारा करना है तो आपने अर्थिंग रॉड के साथ उसको हर एक इक्विपमेंट को डिस्चार्ज करना है। दूसरा तरीका ये है कि इन्होंने एक मोटराइज्ड अर्थिंग इलेक्ट्रोड भी दिया हुआ है। उसको आप यहाँ बैठे बैठे ग्राउंड का बटन दबाएंगे तो डायरेक्टली वहाँ से वो आपके इक्विपमेंट को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करवा देगा। उससे ये होगा कि आपको अंदर जाके मैनुअली डिस्चार्ज नहीं करवाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली करवा देगा। तो ग्राउंडिंग और नोड ग्राउंडिंग ये उसके लिए, ठीक है। बाकी इसमें बटन्स हैं यहाँ पर। इंडिकेटर्स, ये आपके पास जब आप पावर ऑन करेंगे तो इंडिकेटर आ जाएगा। फिर नीचे चार्ज गैप, इंक्रीज डिक्रीज, हम ये स्फेयर गैप के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ब्रेकडाउन वोल्टेजेस मेजर करेंगे, उसका आपके पास गैप कम और ज़्यादा करने के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसी तरह डिस्चार्ज गैप भी वही चीज़ है। ये सेकेंड इक्विपमेंट है, इसमें भी स्फेयर्स आपके लगते हैं, उसमें भी आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा मीटर्स में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर दिखा रहा है टेस्ट ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज, जो वापडा की सप्लाई है, वेरिएबल जो आप ट्रांसफार्मर को सप्लाई करें यहाँ पर वो दिखा देगा। टेस्ट ट्रांसफार्मर इनपुट करंट आपको दिखा देगा। वोल्टेज मेजर्ड, ये वोल्टेज मेजर्ड वो आपको दिखाएगा। एसी वोल्टेजेस या इम्पल्स वोल्टेजेस जो आपके जनरेट होंगे वो वाले आ जाएंगे। साथ आपके यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये एसी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की आउटपुट है। सेकेंडरी साइड पे जो एसी वोल्टेज मेजर होंगे किलो वोल्ट्स में, ये वो दिखाएगा आपको। और इसके साथ वाले मीटर में आपको डीसी वोल्टेजेस जो जब हम रेक्टिफिकेशन के एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस पैनल की बैक साइड पे अलग अलग इनपुट्स मौजूद हैं। एसी के लिए अलग लीड की ऑप्शन अवेलेबल है, डीसी के लिए अलग लीड की ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो भी जिसमें भी लीड लगाएंगे उसकी रीडिंग आ जाएगी। सर फिर आपके पास आ रहा होता। जी
सेकेंडरी साइड पे करंट कितना आ रहा होता है? सेकेंडरी साइड पे जो करंट है वो माइक्रो एम्पेयर्स में है। वो मैक्सिमम मैं आपको इसकी वो दिखा देता हूँ रेटिंग्स। ये आपके पास 200 किलो वोल्ट तक मैक्सिमम सेटअप है। 2 ट्रांसफार्मर्स हम कैस्केड में लगा सकते हैं। फिलहाल हमने एक लगाया हुआ तो 100 किलो वोल्ट होगा और मैक्सिमम पेरेंट पावर जो दी हुई है वो 10 kVA दी हुई है। तो 100 किलो वोल्ट के साथ 10 kVA है। 200 के साथ 100 पैरेलल कर दें तो 10 kVA प्लस 10 kVA हो जाएगी। हम सीरीज में कैस्केड में लगाएंगे तो 200 किलो वोल्ट हो जाएंगे, पावर सेम रहेगी। अच्छा, बाकी इसमें आपके पास वोल्टेज विद स्टैंड का बटन भी है, टाइमर है और वोल्टेज रेगुलेटिंग स्पीड है। ये कंट्रोल करती है कि आप कितनी स्पीड से वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये उससे कंट्रोल हो जाएगा। आपने आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ानी होती है ट्रांसफार्मर के इनपुट पे, वो ट्रांसफार्मर पे स्ट्रेस नहीं डालना आपने। ठीक है, वोल्टेज विद स्टैंड क्या करेगा, आपने एक वोल्टेज सेट कर दी, फॉर एग्जांपल आपने 50 वोल्ट इनपुट पर दिए तो लेट सपोज आउटपुट पे आपको 20 किलो वोल्ट जनरेट होकर मिल रहे हैं। जब आप वोल्टेज यहाँ से टाइमर सेट किए 5 सेकंड का और वोल्टेज विद स्टैंड का बटन प्रेस करेंगे तो 5 सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली वोल्टेज को डिक्रीज करके 0 पर ले आएगा। आपका सिस्टम लोअर लिमिट पर आ जाएगा। सिस्टम आपका मीन्स के बिल्कुल 0 पर आ जाएगा, 0 वोल्ट पर आ जाएगा। वोल्टेजेस मेजर करनी है तो इसके साथ अलग से भी एक मीटर आता है जिसको हम AC DC पीक वोल्ट मीटर कहते हैं। इसमें आपके AC और DC वोल्टेजेस मेजर हो जाएंगे। अगर आपने AC और DC दोनों एट अ टाइम करने हैं तो उनमें से एक को आप इस मीटर पर लगाएंगे और एक को आप पैनल के मीटर पर लगाएंगे। दोनों एट अ टाइम एक मीटर पे नहीं कनेक्ट हो सकते। ठीक है, बाकी इसके साथ ऑसिलोस्कोप भी है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो वेवफॉर्म्स वगैरह हम यहाँ पर मेजर करेंगे और इम्पल्स का एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तो उसकी वेवफॉर्म भी हम यहाँ देखेंगे। सिंपल ऑसिलोस्कोप है, सिंपल तो नहीं मतलब थोड़ी एडवांस ऑसिलोस्कोप है, लेकिन यूज़ इसका नॉर्मल ही है जिस तरह का नॉर्मल हम ऑसिलोस्कोप यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये वार्निंग लैंप्स लगे हुए हैं। इनमें से एक लैंप है जब आप पावर ऑन करते हैं तो एक लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब मीन्स के जब आप की स्विच को ऑन करेंगे तो एक लैंप ऑन हो जाएगा। उसके बाद जब ट्रांसफार्मर के इनपुट सप्लाई करेंगे तो दूसरा लैंप ऑन हो जाएगा। सिर्फ ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर काम शुरू हो गया। और आपको यहाँ पे स्विच नज़र आ रहा होगा, ये स्विच है गेट की सेफ्टी के लिए। मींस कि ड्यूरिंग ऑपरेशन कोई बंदा यहाँ से एंटर ना हो। जब आपका गेट बंद होगा तो ये स्विच इस पोजीशन में आ जाएगा और आपका पैनल ऑन रहेगा। अगर किसी ने गेट ओपन कर दिया तो स्विच इस पोजीशन में आएगा और आपका पैनल शट डाउन हो जाएगा सारा। ट्रांसफार्मर में आपको दिखा देता हूँ, बाकी चीज़ें तो साथ साथ देखते रहेंगे हम। ये आपका ट्रांसफार्मर है, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है और 100 किलो वोल्ट इसकी वोल्टेज रेटिंग है। पता नहीं नेम प्लेट आपको शो हो रही है कि नहीं। मैं नेम प्लेट की आपको पिक्चर लेदर से बना के दे दूंगा। इसके अंदर इनपुट पर दो प्राइमरी वाइंडिंग्स हैं और दोनों पैरेलल में कनेक्ट की हुई हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन हैं। अगर आप देखें तो एक यहाँ पर कॉपर, एक यहाँ पर स्ट्रिप लगी हुई है, इन दोनों पॉइंट्स को कॉमन किया हुआ है। उसी तरह एक यहाँ पर भी स्ट्रिप लगी हुई है, इन दोनों पॉइंट्स को भी कॉमन किया हुआ है। क्योंकि 2 वाइंडिंग्स है तो दोनों को पैरेलल किया हुआ है, दोनों पर 220 वोल्ट सप्लाई हुए हैं पैरेलल करके। अगर आप यहाँ पे 440 सप्लाई करना चाहते हैं मतलब फेस टू फेस वोल्टेज, तो आप हम इसको सीरीज में भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेकेंडरी साइड पर भी इसकी एक लो वोल्टेज वाइंडिंग है और एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग है। जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है वो तो आपको 100 किलो वोल्ट तक देगी और जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो सेंटर टैप वाइंडिंग है। सॉरी, सेंटर टैप नहीं, जो लो वोल्टेज वाइंडिंग है वो यूज़ होती है सेकंड ट्रांसफार्मर को कैस्केड में लगाने के लिए। मींस कि आप इस ट्रांसफार्मर से आउटपुट निकालेंगे, अगले ट्रांसफार्मर की इनपुट पर सप्लाई कर देंगे, सीरीज कनेक्शन बन जाएगा एक तरह से। तो फिर ओवरऑल वोल्टेज आपकी एडअप होकर आ जाती है, फिर आप 200 वोल्ट आउटपुट ले सकते हैं। तो ये वाली जो वोल्टेज रेटिंग है इसकी ये आपको देगी 220 वोल्ट्स। और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग है जिसका कनेक्शन आप यहाँ बॉडी से लेते हैं, जिस तरह से ये वायर कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग लीड है, इस तरह ये आपके यहाँ पर डायोड्स लगे हुए हैं। तो ये बॉडी, ये इन्होंने पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं आपको अर्थिंग रॉड चेक करवा देता हूँ, ये अर्थिंग रॉड है। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो इस रॉड को हम दूर से पकड़कर अपने कैपेसिटर्स को स्पेशली इस तरह टच करेंगे। इसके साथ जो ये वायर लगी हुई है ये ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड को जा रही है, नीचे पेट तक जा रही है।
तो जो भी इस कैपेसिटर में कोई चार्ज होगा वो डिस्चार्ज होकर ग्राउंड हो जाएगा। ये मैनुअली आपने करना है, और जो मैंने आपको कहा था पैनल पर बैठ के भी कर सकते हैं ग्राउंड, वो ये ग्राउंडिंग स्विच ये वाला है। वहाँ से बटन दबाएंगे तो इसका जो ये रॉड है ये पीछे आ जाएगा, ये नॉट ग्राउंडेड पोजीशन में है। जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर को टच कर जाएगा और अब ये ग्राउंडेड पोजीशन में है। तो ये आप बगैर यहाँ अपने टेस्ट एरिया में बगैर एंटर हुए इसको ग्राउंड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो एक सेफ ऑप्शन होती है। यहाँ तक समझ आ रही है बात? कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं सर, समझ आ रही है। सही, जो अभी आपने बात की कि आप पैनल से बैठ के कर सकते हैं सर, ये एक सेफ्टी सिस्टम भी है इसके अंदर कि मतलब कि अगर फर्ज करें कोई बंदा वैसे एंटर हो गया और ये ग्राउंड ऑटोमेटिकली कर सकते हैं सर? हाँ, इसमें ये एक तो ये ना कि आप जब हाई वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, जो मिसाल के तौर पे 100 किलो वोल्ट तक हमने यहाँ अप्लाई किए हुए हैं कैपेसिटर पर, तो सेफ नहीं है कि आप अर्थिंग इलेक्ट्रोड को मैनुअली आके डिस्चार्ज करें कैपेसिटर को। तो बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप अपना ग्राउंडिंग स्विच लगाएं कैपेसिटर के पैरेलल में, जैसे ये अभी लगा हुआ है। तो इसका बस आपने वहाँ से बटन प्रेस करना है। ये ड्यूरिंग ऑपरेशन ये वाला इसका रॉड यहाँ पीछे होगा, ठीक है, ये नॉट ग्राउंडेड पोजीशन है। तो आपने इसको डिस्चार्ज करना है कैपेसिटर को, तो आप बस वहाँ से बटन दबाएंगे, ये यहाँ पर आके कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंडेड पोजीशन में आएगा। जितना भी कैपेसिटर में चार्ज है वो सारा ग्राउंड हो जाएगा। इसका दूसरा कनेक्शन पॉइंट है वो बेस यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ से इस बॉडी के, मतलब ये फ्लोर पेडेस्टल इसको कहते हैं, फ्लोर पेडेस्टल के साथ ही कनेक्टेड है। और फ्लोर पेडेस्टल इटसेल्फ अर्थिंग पिट के साथ कनेक्टेड है। तो सारे का सारा चार्ज आपका ग्राउंड हो जाएगा बगैर आप केज के एंटर हुए पैनल पे बैठ के। मतलब कि अगर आपने मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो हर दफ़ा कैपेसिटर आपने डिस्चार्ज करना है, हर दफ़ा आप केज के अंदर नहीं आएंगे, बस आप पैनल पे बैठ के बटन दबाएंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ये कॉपर की स्ट्रिप नज़र आ रही होगी, ये कॉपर की स्ट्रिप आपने हर इक्विपमेंट को ग्राउंड करना है, क्योंकि हाई वोल्टेज में हर इक्विपमेंट के साथ आपने अर्थिंग की प्रोटेक्शन देनी है। तो ये कॉपर की स्ट्रिप आपके ट्रांसफार्मर के साथ भी कनेक्टेड है। ये कॉपर की स्ट्रिप आपके कैपेसिटर्स, जो मेजरिंग कैपेसिटर मेजरिंग डिवाइसेज हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड होगी। और यही कॉपर की स्ट्रिप आपके पैनल को भी जा रही है, और आपके जो भी सेटअप आपने किया हुआ है, जो आप भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस इक्विपमेंट के साथ भी आपने इसको कनेक्ट करना है। तो ट्रांसफार्मर्स के साथ और मेजरिंग डिवाइसेस के साथ ये परमानेंटली कनेक्टेड रहती है, इसका मुताबिक नहीं है। और इसी तरह फ्लोर पेडेस्टल के साथ भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये परमानेंटली यहाँ एक फ्लोर पेडेस्टल पड़ा रहता है। जब हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होता है तो इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं, रॉड्स के साथ कनेक्ट करके मजीद आगे ले जाते हैं। और इसी तरह जो आपका पैनल है, पैनल के साथ भी एक कॉपर की स्ट्रिप परमानेंटली कनेक्टेड रहती है, ताकि जब भी परफॉर्म करना हो आपको बार बार ना लगानी पड़े। कैपेसिटर्स की रेटिंग क्या है सर? सॉरी, कैपेसिटर्स की क्या रेटिंग है? कैपेसिटर्स रेटेड वोल्टेज इनकी 100 किलो वोल्ट्स, ये कुछ कैपेसिटर 200 किलो वोल्ट्स के लिए डिफरेंट रेटिंग है इनकी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ये कैपेसिटर कनेक्टेड है, ये 140 किलो वोल्ट्स के लिए रेटेड है। आपको अगर आपने पढ़ा हो, जब रेक्टिफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू होती है तकरीबन उसके अराउंड आपको डीसी वैल्यू मिलती है। ये नॉर्मल पावर सप्लाई में भी ऐसे होता है। आप 12 वोल्ट एसी ट्रांसफार्मर से रेगुलेट करें, आगे कैपेसिटर लगाएं, मतलब रेक्टिफाई करें, आगे कैपेसिटर लगाएं, तो आपको आउटपुट पे 16 वोल्ट डीसी मिलेंगे, 16.7 समथिंग वोल्ट डीसी मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो जो कैपेसिटर्स की रेटिंग होगी और जो डायोड्स की रेटिंग होगी वो ट्रांसफार्मर से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपने यहाँ पे डीसी के एक्सपेरिमेंट्स भी करने हैं। 100 किलो वोल्ट आप जनरेट कर देंगे और आगे आपके पास 140 किलो वोल्ट आएंगे डीसी के केस में। तो ये डायोड भी आपके पास कुल 140 किलो वोल्ट्स पर हैं। इसी तरह ये रजिस्टर है, ये 140 किलो वोल्ट्स पर रेटेड है, ठीक है। और ये एक बड़ा कैपेसिटर है जिसको हम मेजरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल। इसको एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसके साथ ये ब्लैक लाइट लगी हुई है। ये 200 किलो वोल्ट के लिए रेटेड है। इसके साथ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बनाकर फिर हम वोल्टेज की मेजरमेंट्स लेते हैं। इसकी नेम प्लेट रेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। AC 200 किलो वोल्ट्स,
और इसकी इन्होंने कैपेसिटेंस और दी हुई है। इस तरह इसके साथ ये वोल्टेज डिवाइडर है, इसको कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। यहाँ से इसकी आउटपुट हम यहाँ से ले लेते हैं लीड कनेक्ट करके, स्पेशल इसके वो हाई प्रेशर लीड होती है, हाई प्रेशर लाइन उसको कहते हैं। बस फिलहाल मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन तो मैंने काफ़ी दे दिया। जी सर बिल्कुल। अच्छा, ये एक कॉमन पॉइंट है, ये आपको अगर ये नज़र आ रहा होगा, ये कॉमन पॉइंट है। ये कॉमन पॉइंट कॉपर की स्ट्रिप है, ये प्योर कॉपर की स्ट्रिप है। ये नीचे अर्थिंग पिट से आ रही है। अर्थिंग पिट में हमने कॉपर का रॉड वहाँ पर डाला हुआ है, उस रॉड के साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर लाकर हमने अपने ट्रांसफार्मर, वायरिंग डिवाइसेस, अपने एक टेस्टिंग इक्विपमेंट और इसके साथ साथ जो हमारा केज है, इस केज को भी हमने अर्थ किया हुआ है। क्योंकि जब भी हाई वोल्टेज का कोई एक्सपेरिमेंट होगा तो जितनी भी यहाँ पे एयर है वो आयनाइजेशन उसमें हो जाएगी, और ये बहुत डेंजरस होता है कि आप एक्सपेरिमेंट करने के बाद बगैर अर्थिंग किए एंटर हो जाएं। तो आपने जितने भी इक्विपमेंट है उनकी अर्थिंग करनी है एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। हाई वोल्टेज का ये रूल है कि जो भी इक्विपमेंट है जिसको भी आप अर्थ कर रहे हैं उसको एक्सटेंड करके एक सिंगल पॉइंट पे लाकर अर्थ करें, और दरम्यान में कोई लूप आपने क्रिएट नहीं करना। अगर आपने लूप क्रिएट कर दिया तो हो सकता है कि उस लूप की, फॉर एग्जांपल जैसे एक अर्थिंग मैंने यहाँ बना दी है और लेकिन मैं केज को यहाँ से अर्थ नहीं करता, केज की मैं ऑपोजिट साइड अर्थ कर देता हूँ, तो उसकी ऑपोजिट साइड और इस अर्थिंग पॉइंट के बीच में कुछ रेजिस्टेंस आ जाएगी, मामूली सी होगी लेकिन कुछ ना कुछ होगी। तो जब आप हाई वोल्टेजेस अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल कुछ शॉर्ट सर्किट कंडीशन में अप्लाई होती है हाई वोल्टेज, तो उस रेजिस्टेंस के ऊपर भी वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा, तो वो बहुत डेंजरस होता है। उस वोल्टेज ड्रॉप से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबके सब इक्विपमेंट एक सिंगल पॉइंट पे यहाँ पर आकर अर्थ हों। इसलिए यहाँ से एक लंबी सी अर्थिंग स्ट्रिप जा रही है, पूरे पैनल तक जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको एक सिंगल पॉइंट पे अर्थ करना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये जो जब हम ग्राउंड कर देंगे कॉमन पॉइंट पे जिस तरह आपने कहा है, तो उससे अपना आयनाइज रेट जो है वो डी आयनाइज हो जाएगी। क्या होगा, मैं समझ नहीं आई आपकी बात। रिपीट कीजिएगा, मुझे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये कहा कि अगर हम जब इसको ग्राउंड कर देंगे तो ये आयनाइज्ड एयर डी आयनाइज हो जाएगी, ये क्या होगा? यानी कि आपने कहा ना भी आयनाइज्ड एयर हो जाता है। एयर ऑटोमेटिकली डी आयनाइज हो जाती है, लेकिन जो इक्विपमेंट है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, उसको आपको करना पड़ता है। कुछ सिनेरियोस में ऐसे भी होता है कि आपका, जैसे फिलहाल ये कैपेसिटर को लगा हुआ है, इसके पैरेलल में मैंने एक रजिस्टर भी लगाया हुआ है। तो ज़ाहिर है कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट का फार्मूला आता है आरसी का, जो आपने पढ़ा हुआ टाइम कांस्टेंट, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में टाइम भी लेता है। तो होगा ये कि कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा, लेकिन इन दी एंड वो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपने उसको डिस्चार्ज करना है, वो ऑटोमेटिक नहीं होते, फुली तौर पे ऑटोमेटिक नहीं होंगे। सर इसके लिए प्रॉपर सूट्स नहीं होते सर? वो मैं टेस्ला को जो कॉइल्स होती हैं सर, उनके लिए भी जब वो रूम में वो यूज़ करते हैं, जैसे हमारे पास टेस्ला कॉइल तो एक डिफरेंट चीज़ है। वो आप इस चीज़ की बात कर रहे हैं, ये जो डूम्स आपको नजर आ रहा है, आप इसकी बात कर रहे हैं। ये यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेजेस आ जाएं। जैसे अगर हम ये वाला ट्रांसफार्मर कैस्केड करें और दूसरे ट्रांसफार्मर के साथ, तो 200 किलोवोल्ट पर चले जाएंगे। फिर हम इसके ऊपर ये भी रखेंगे, डूम भी रखेंगे। इसका काम क्या है कि जब हाई वोल्टेजेस होंगे तो आपके इक्विपमेंट के अंदर कोरोना लॉस भी जनरेट होगा। शायद आपने पढ़ा है, पता नहीं, कोरोना लॉस ट्रांसमिशन लाइंस में जनरेट होता है, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं, चलो पढ़ लेंगे। वो उस कोरोना लॉस को आपने मिनिमाइज करना है। अगर वो कोरोना लॉस मिनिमाइज नहीं हुआ तो मैं आपको, जब हम इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी है, वो मैं आपको जब आएगा तो तब भी बता दूंगा। जब ये डूम रखने से आप उस आयनाइजेशन को मींस के मिनिमाइज भी कर रहे हैं और उसको यूनिफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक साइड पे इसकी फॉर एग्जांपल फ्रंट साइड पे आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाए और बैक साइड पे कम हो जाए। मींस के कहने का मकसद ये है कि जिस तरह के ये सेटअप हुआ है, तो ये आपका टेस्ट इक्विपमेंट इस डायरेक्शन में सर्किट पैच हुआ है, जो आयनाइजेशन का जो फ्लो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा चांसेस हैं कि
एयर में आयनाइजेशन होगी, और अगर इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन हो गई तो ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो पॉइंट है कंडक्टिंग है, कि जहाँ से स्पार्क होकर ग्राउंड तक चला जाए, फ्लैश ओवर अकर हो जाए। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको आयनाइजेशन उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो इस डूम के थ्रू करते हैं। इस तरह के छोटे भी आपको यहाँ नज़र आएंगे। मैं आपको छोटे वाले भी दिखा देता हूँ। ये चीज़ है, ये भी कोरोना लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए होते हैं। ये हम इसको अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर इस तरह टॉप पर रख दें, टॉप पर भी रखते हैं, बॉटम पर भी रखते हैं। जैसे एक कैपेसिटर के लिए हमने बॉटम पर लगाई हुई है और टॉप पे हम ऐसे रख देंगे, इससे हमारा वो कोरोना लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल हमारी वोल्टेज इतनी ज़्यादा नहीं होती तो हमने वो डूम नहीं रखा हुआ ऊपर, और लेकिन जब 200 किलोवाट तक जाएंगे तो हमें रखना पड़ेगा। किसी और कोई क्वेश्चन है? बाकी ये फ्लोर पेडेस्टल है, इसको हम ज़मीन पर रख के इसके ऊपर इक्विपमेंट प्लेस करते हैं, और ये कनेक्टिंग कप है, इक्विपमेंट रखने के बाद कनेक्शंस करने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये कनेक्टिंग वायर है, बाकी ये डिफरेंट इक्विपमेंट्स है, कैपेसिटर्स, डायोड्स, रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। और ये है स्फीयर्स, जो मैं आपको स्फीयर्स के बारे में बता रहा था। ये स्फीयर्स इस शेप में होंगे, आप इसको इस वाले इक्विपमेंट के अंदर इंसर्ट करके वैक्यूम के अंदर, हाई प्रेशर के अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा सर यानी ये अंदर जितनी सर्किटरी डिज़ाइन हुई हुई है तो हम इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। इसके अलावा एक ये स्फीयर गैप का एक्सपेरिमेंट है, और ये मोटराइज्ड है, जो मैंने आपको बताया था कि स्फीयर गैप का डिस्टेंस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पैनल से। तो ये मोटराइज्ड है, इसमें आप डिफरेंट किस्म के इलेक्ट्रोड्स लगा सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पर स्फीयर लगाए हुए हैं। ये सर इस गैप का जो आपने जिक्र किया ज़रा दोबारा बता दें अगर। ये गैप का मैंने बताया था कि आपके पैनल के ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है, पैनल पे बटन्स हैं इंक्रीज और डिक्रीज के नाम से, तो वहाँ पर बैठे बैठे आप इस गैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, कम ज़्यादा करने से इसके ब्रेकडाउन वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे। अगर आपने गैप बहुत ज़्यादा रखा हुआ तो आपको फ्लैश ओवर करवाने के लिए वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, गैप कम है तो फ्लैश ओवर की वोल्टेज कम वैक्यूम में सर ये इसका मतलब कि ट्यूब में है या फिर ओपन है? नहीं, ये वाला ओपन में है, ये वाला जो इक्विपमेंट है ये ओपन में है, जो वैक्यूम वाला है वो दूसरा है। उसमें सर एयर आयोनाइजेशन नहीं होती ना? हाँ, जो वैक्यूम वाला है वो ये वाला इक्विपमेंट है, ये वैक्यूम वाला है। इसके अंदर फिलहाल एक कोरोना टेस्टिंग का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, उसको बाहर निकाल के ये वाला हम स्फीयर वाला अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल उसके अंदर कोरोना डिस्चार्ज वाला एक्सपेरिमेंट उसका सेटअप किया हुआ हमने। बाकी ये वैक्यूम, ये एयर कंप्रेसर है, ये तो आपने बहुत दफ़ा देखे ही होंगे पहले। प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वैक्यूम पंप्स हैं। और ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं ट्यूनिंग के लिए। मीन्स कि ये उन्होंने सॉरी ये वाला नहीं, एक कैपेसिटर है वो इस बॉक्स के अंदर बंद है, उस कैपेसिटर को हम यूज़ करते हैं बाकी कैपेसिटर्स की ट्यूनिंग के लिए। मीन्स कि कुछ अरसे बाद कैपेसिटर्स की जो उनकी कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी, वो डीरेट होते रहते हैं। तो आप उनकी ट्यूनिंग के लिए, उनकी मेजरमेंट्स के लिए ये कैपेसिटर यूज़ करते हैं। ये गैस फील्ड कैपेसिटर है, SF6 आपने कहीं नाम सुना होगा, SF6 ब्रेकर्स भी आते हैं, सल्फर फ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। हाँ, तो ये उसके अंदर वही गैस है, ये भी खोल के आपको दिखा देंगे। इसकी सिंपल है, इसी वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह का ये कैपेसिटर पड़ा हुआ आपके पास, बस उसके नीचे कनेक्शन वगैरह करने के पॉइंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, बस मेरे ख्याल में आज के लिए काफ़ी हो गया। जी सर, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अगले जो हमारा होगा ना ऑनलाइन सेशन होगा, उससे पहले मैं इंशाल्लाह मंडे को या ट्यूसडे को अपलोड कर दूंगा वीडियो लेक्चर। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होगा लैब का, और साथ में मैगर की वर्किंग होगी, और मैं आपको वो भी मैगर यूज़ करके भी वीडियो रिकॉर्ड करके वो भी दिखा दूंगा। फिर उसके बारे में जो आपके
अच्छा क्वेश्चन सर, अभी एक हम और काम कीजिएगा सर, एक और काम कीजिएगा, जो लैब का जीसीआर है ना, उस पर अगर जी। अपना नेम मेंशन कर दें या मेंशन कर दें लैब है हाँ तो। वो मैं करूँगा। अभी तो मैंने रफली क्रिएट कर दिया था ताकि सब लोग ज्वाइन कर लें, वो मैं प्रॉपर उसको कर दूंगा, वो उसकी अपनी और चैनल है, सर वो आपका प्रॉपर। उसकी इंफॉर्मेशन में जो मीट का लिंक डला हुआ है अभी, ये वीडियो उस लिंक से नहीं ओपन हुई है, व्हाट्सएप में कोई अलग लिंक आया था उससे ओपन हुई है। अच्छा, वो ये होता है कि आपने जब भी ज्वाइन करना है ना, मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हर दफ़ा उस मीट के लिंक को रिफ्रेश करता हूँ। वो करना ठीक है। पड़ जाता है क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि मीटिंग स्टार्ट ही नहीं होती पुराने लिंक से, तो वो मीट का सही। लिंक रिफ्रेश करना पड़ता है सेटिंग में जाके। और आप लोगों के सर अभी पास अगर आपने वो पेज खोल कर सर अभी रखा कोई हुआ है तो आपके पास रिफ्रेश नहीं होगा, जब तक आप टैब रिफ्रेश नहीं करेंगे नया लिंक नहीं आएगा आपके पास। तो अच्छा सर, आप भी एक और जब भी, काम करें, अगर अगर व्हाट्सएप पर लैब का एक ग्रुप बना लें। वो आप अपना ग्रुप बना लें, मैं बस यार के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया करूँगा। चले वो ठीक है ऑलरेडी सर। बने, ठीक हो गया सर, सही। ठीक है, बस आपने जब भी गूगल मीट के थ्रू ज्वाइन करना है ना, तो आपने एक दफ़ा जब मैं सीआर को मैसेज करता हूँ तो जब आपको मैसेज मिल जाए तो एक दफ़ा अपने गूगल क्लासरूम की टैब को रिफ्रेश कर लिया करें, ताकि अगर मैंने अपनी साइड पे रीसेट कर दिया लिंक, नया लिंक जनरेट किया, तो आपके पास भी नया लिंक आ जाए। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। और बाकी आप लोग जो मोबाइल पर यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल पर यूज़ करने का तरीका ये है कि आप जिस तरह प्ले स्टोर में जाकर अपनी जीमेल की आईडी डालते हैं, जीमेल का अकाउंट आपने अपने एंड्रॉयड से लिंक किया हुआ है, इस तरह आपने स्टूडेंट्स वाला अकाउंट लिंक करना है। स्टूडेंट्स वाला अकाउंट जब लिंक कर देंगे तो आपके पास एक वर्क मोड की ऑप्शन आ जाएगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस आ जाएगी, वो यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा कंट्रोल उस वर्क मोड में होता है, वो व्यू कर सकते हैं आपका डाटा। जो वर्क मोड में इसका आप गूगल क्लासरूम व्यू कर सकते हैं, वो मेरा भी व्यू करते हैं। खैर वो ये है कि वर्क मोड आपके पास क्रिएट हो जाएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट्स उसकी भी सेंड कर दूंगा। तो उस वर्क मोड में एक अलग से प्ले स्टोर आपको मिलेगा, एक नॉर्मल प्ले स्टोर पहले से मौजूद है, उसके अलावा एक वर्क मोड में प्ले स्टोर मिलेगा। उस वर्क मोड के प्ले स्टोर से आपने गूगल मीट डाउनलोड करना है। वो वाला गूगल मीट आपकी स्टूडेंट वाली आईडी से चलेगा, ठीक है। जो आईफोन 11 आपका एप्पल आईफोन में भी ये, उसमें भी ऐसे ही होगा, आईफोन का अपने उसके स्टोर से ऐसे ही होगा। ठीक है सर। ट्राई करके देख लेना, उसमें भी वर्क मोड आ जाना चाहिए। एंड्रॉयड में तो इजीली आ जाता है, मैं आपको पिक्चर्स वो स्क्रीनशॉट्स में शेयर कर दूंगा किस तरह से वो दिखता है। सर ये अगर आपका रिपीट कर दें। मैं ये बता रहा हूँ कि जो आपका डिफ़ॉल्ट प्ले स्टोर है आपके एंड्रॉयड में, उसमें आपने अपनी जीमेल की आईडी डाली हुई है, तो जीमेल की आईडी से लॉगिन करेंगे तो मुझे वो एज अ आउटसाइडर बताएगा, क्योंकि मैंने स्टूडेंट आईडी से सर जी, लॉगिन किया हुआ सर है। नहीं, हमारे पास सर हवावे का फ़ोन है तो उसमें प्ले स्टोर है ही नहीं है सर जी, उसमें गूगल मीट भी नहीं आती सर। नहीं, गूगल की एप्स तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हवावे में। नहीं सर नहीं कर सकते सर, हम नहीं कर सकते सर। नहीं, मैंने ट्राई, एप्स भी डाउनलोड नहीं हो रही उसमें। नहीं सर, उनका अपना ऐप स्टोर आया हुआ है हवावे का, उसमें ये गूगल मीट नहीं है सर। कुछ डिवाइसेस अभी जो न्यू आई है उनमें इशू है ये। सर ये अटेंडेंस कैसे लगानी है और ये भी बता दें। यार तो एपीके से डाउनलोड कर लो ना। अटेंडेंस आप यहाँ पे कमेंट्स में साथ आके अपनी आईडी बता दिए, मेंशन कर दिया कि मैं अटेंडेंस लगा दिया करूँगा। सर मैंने भी किया सर, मैं लेट हो गया था क्योंकि मेरे पास हवावे का फ़ोन था तो मैं कर नहीं सकता, मैंने भी लैपटॉप अरेंज कर ठीक दिया है, तो ठीक है। मैं आज का सेशन रखने का मकसद ही यही है ना कि ताकि सबके इश्यूज रिजॉल्व हो जाएं। नेक्स्ट टाइम से फिर आप अपने अपने इश्यूज, अगर आपके पास मोबाइल में नहीं है फिर तो मजबूरी आपको लैपटॉप से लॉगिन करना पड़ेगा, जी सर, मैंने उस पर लैपटॉप फिर से कोई चारा नहीं है। सर लीव कर सकते हैं सर। बस ठीक है, आज का सेशन बस इतना ही है, आप लोग बेशक लीव कर दें, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो रुक जाए, बाकी बेशक लीव कर दें। सर ये इसका सर अटेंडेंस लगा दें सर। अटेंडेंस में लगा दूंगा सर जीसीआर का कोड एक दफ़ा दोबारा सीआर के साथ शेयर कर दें, बच्चे काफ़ी मांग रहे हैं। ठीक है, वो सीआर को मैं दोबारा भेज दूंगा, वैसे मैंने सेंड किया हुआ सीआर, वो कोड तो वही है, वो सीआर फॉरवर्ड कर दे बस। चलो ठीक हो गया, ओके सर, ओके ठीक है सर। चलें ठीक है, थैंक यू, अल्लाह ओके हाफिज़। सर, अस्सलाम वालेकुम।